हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेट, जो कि सीडीपी का होने वाला है। इस पीवाईक्यू के प्रैक्टिस सेट में आज हमारा पहला सेट होने वाला है। इसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे और 30 क्वेश्चन का समूह होगा। इस पीवाईक्यू में हमने 2011 से लेकर के 2024 तक के इसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लासेस। पहला सवाल हमारा आता है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक होती है। इसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। जीन पियाजे की जो पहली अवस्था होती है उसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो होता है, बच्चा चीज़ों को देखता है, उसको छूता है, और हम कह सकते हैं एक प्रकार का अटेंशंस होता है, एक अट्रैक्शंस होता है, अपनेपन का एक उसके अंदर भावना होता है। आप देखिएगा, छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपने लोगों को देखते हैं जिन्हें वो चिनते हैं, उनको देख करके वो खुश हो जाते हैं। लेकिन वही अनजान व्यक्ति को अगर देख लेते हैं तो वो रोने लगते हैं। अमूर्त तरीके से चिंतन जो होता है ये लास्ट स्टेज होता है जीन पियाजे का, जिसमें तर्क और चिंतन की जो प्रक्रिया होती है लास्ट स्टेज में होती है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग ये भी लास्ट स्टेज में ही होती है। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय यानी कि नेचुरल शब्दों को समझने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बालावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। तो देखिए, सबसे अधिक जो गहन और जटिल जो समाजीकरण का प्रक्रिया होती है वो आपको किशोरावस्था के दौरान देखने को मिलती है, और इस एज को तूफान का एज भी कहा जाता है। पूर्व बालावस्था के दौरान बच्चे का जो एज होता है वो बहुत ही कम होती है। उस दौरान बच्चा समाज से इंटरेक्ट नहीं करता है, वो अपने फैमिली में, अपने परिवार के साथ वो रहता है। प्रौढ़ावस्था की बात करिएगा तो ये जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, व्यक्ति के पूरे जीवन भर नहीं चलती है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय समाजीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। वो अपने फैमिली के अंडर रहता है, अपने परिवार के अंडर रहता है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मक, प्राथमिक, स्थिर या गौण। तो देखिए, आनुवंशिकता का अर्थ होता है वंशानुक्रम, यानी कि जो हमें माता पिता से जो मिलता है उसे ही हम आनुवंशिक कहते हैं। ये प्रक्रिया जो होती है स्थिर होती है। जो सामाजिक जो संरचना होती है वो गत्यात्मक होती है। और प्राथमिक, जैसे समाज का आप क्षेत्र पढ़े होंगे, उसमें प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जिसमें बच्चा अपने परिवार के साथ रहता है, तो परिवार को हम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर डालते हैं। लेकिन द्वितीय क्षेत्र हम स्कूल के अंदर डालते हैं। जब बच्चा घर से निकलता है, स्कूल के लिए जाता है, तो वो द्वितीय क्षेत्र हो जाता है समाजीकरण का। आनुवंशिक की जो प्रक्रिया होती है वो स्थिर होती है। जब बच्चा समाज में इंटरेक्ट करने लगता है तब ये सामाजिक संरचना मानी जाती है। गत्यात्मकता जो होता है वो समाज के अंदर ही आएगा, तो यहाँ पर आनुवंशिकता यहाँ पर स्थिर हो जाएगी। सीखने का वो सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के इस सिद्धांत से संबंध है व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, रचनावादी और विकासवादी। तो देखिए, व्यवहारवादी जो होते हैं इनमें एक प्रकार का बच्चे का बिहेवियर देखा जाता है। संज्ञानवादी अपने पढ़ा होगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे ने दिया है। देखिए, रचनात्मकता का अर्थ ये होता है कि बच्चे कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा चीज़ें में इंटरेस्ट रखते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, तो उसको हम रचनावादी के क्षेत्र में डाल सकते हैं। विकासवादी का अर्थ ये होता है कि विकास, बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके अंदर हम विकासवादी के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा व्यवहार, अवलोकनीय व्यवहार जो होगा वो व्यवहारवादी के अंदर आ जाएगा, वह राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ पर देखिएगा, आप नहीं पूछ रहा है। नेगेटिव क्वेश्चंस को पहले आप समझ लीजिएगा पढ़ करके, पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। समानता और अंतर देखने और सदृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये सही लग रहा है। विद्यार्थी के एकांकी तथ्यों
और प्रतिक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। नेगेटिव लग रहा है और भी देखते हैं। परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ये भी सही दिख रहा है। नियम कैसे काम करते हैं इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये भी सही है। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट एक यही आ रहा है जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नेगेटिव ही पूछ रहा है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? यहाँ पर भी देखिएगा नहीं पूछ रहा है। अभिप्रेरणा आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि ये आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो ये राइट हो जाएगा। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी राइट हो जाएगा। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, ये भी राइट हो जाएगा आपका। वे हमेशा सफल होते हैं, ये गलत हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये नेगेटिव पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमेशा सफल होते हैं, वो असफल भी हो सकते हैं और ये आंतरिक प्रेरणा की विशेषता है, ये भी होती है कि बच्चे सफल या असफल दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा है तो ये नेगेटिव आंसर यही है, ये हमारा सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर भी देखिएगा नहीं पूछ रहा है। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए। उन्हें सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए। तनाव को नियंत्रित करना चाहिए। देखिए यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है तो विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना चाहिए। हम समकक्षियों यानी कि उनके सहपाठी जो होते हैं क्लासरूम में, जो छात्र होते हैं, उनसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। हम उनके साथ बैठा करके ही हम उन्हें शिक्षा देते हैं। जो भी प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें अलग क्लासरूम से अलग बैठा करके उन्हें स्पेशली अकेले शिक्षा दें। ये पॉइंट ही गलत है और यहाँ पर नेगेटिव ही पूछ रहा है, तो आपको ये सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो पॉइंट है ये आपको पॉजिटिव है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? यहाँ पर भी देखिएगा नहीं पूछ रहा है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो सुसंगत वर्तनी में कठिनाई हो सकती है, यानी कि बच्चे सही तरीके से सुन नहीं पाते हैं, शब्दों को समझ नहीं पाते। तो ये कोई बात नहीं है, ये बच्चे ऐसे धीरे धीरे सीख जाते हैं। वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, तो ये भी लक्षण सही है, क्योंकि शुरुआती में बच्चे शब्द और वर्णों को पहचानने में उन्हें कठिनाई होती है, क्योंकि भाई यहाँ पर छोटे बच्चे की बात किया जा रहा है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो पढ़ने की उनकी जो गति होती है उसमें कठिनाई होती है। तो भाई छोटे बच्चे हैं, वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। भाई शब्दों और विचारों को समझने में, भाई विचार जो होते हैं वो कैसे समझ सकता है बच्चा? ये आपका यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। सही लग रहा है, यही आपका नेगेटिव हो जाएगा। बाकी ये सारे पॉजिटिव हो सकते हैं। शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम, विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। विद्यार्थियों के निकाय द्वारा बनाए गए नियम, विनिमय। शिक्षार्थी अपने हिसाब से नियम नहीं बना सकते हैं, ये गलत पॉइंट हो जाएगा। स्व अनुशासन और नियंत्रण, स्वयं अनुशासन और स्वयं नियंत्रण, ये भी गलत होगा। अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉजिटिव ये पूछ रहा है। शिक्षार्थी के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, ऐसा नहीं है कि भाई व्यवहार के लिए हम बच्चे को विनिमय करें और उनके लिए हम नियम बनाएं, ये गलत पॉइंट हो सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? यहाँ पर भी देखिएगा नेगेटिव पूछ रहा है कि सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अधिगम यानी कि लर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, तो ये ठीक है, पॉजिटिव है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्य स्थिरता करती है, ये भी ठीक है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है,
ये भी ठीक है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, भाई ये आपका यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये हो जाएगा। व्यवहार का अध्ययन, भाई व्यवहार का अध्ययन हम सीखना को कैसे इनडायरेक्ट कर सकते हैं भाई, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। और नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। सिद्धांतों के रूप में रचनावाद, सिद्धांतों के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षा की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। यहाँ पर देखिएगा याद करने और पुनः स्मरण जांच करने पर बल देता है। याद करना यहाँ पर देख लीजिएगा, ये नेगेटिव पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, याद करना हम नहीं बोल सकते हैं। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, शिक्षक की नहीं भाई। यहाँ पर हम बात करते हैं आज का जो रीट जो है, एनसीएफ जो है, जो 2023 में जो लागू हुआ है, वो उसमें बोला गया है कि जो क्लासेस होनी चाहिए हमारी वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर शिक्षक की बात किया जा रहा है तो ये भी आपको नेगेटिव हो जाएगा। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, या भाई ये भी नेगेटिव होगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, आपका भाई यही रचनात्मकता का उदाहरण है। सही कि दुनिया के बारे में आपकी क्या दृष्टिकोण है, आप क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में, यही रचनावाद का सिद्धांत कहता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, यहाँ पर भी रचनात्मक का बात किया जा रहा है कि सृजनात्मक और रचनात्मक दोनों एक ही बात है। रचनात्मक कहिए या सृजनात्मक कहिए, दोनों का अर्थ सेम ही होता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं। भाई ये नेगेटिव है। पार्श्वलेटर चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, ये पॉजिटिव लग रहा है। और देखते हैं, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है, तो भाई ये नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव है। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत ही अच्छे हैं तो उन्हें हम रचनात्मक नहीं मान सकते हैं। और जिनकी बुद्धि बहुत तेज है, ऐसा नहीं है कि यार हर क्षेत्र में उनकी बुद्धि काम आ जाए, हर क्षेत्र में वो बुद्धि में अच्छे हों, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमारा पार्श्व लिटरल चिंतन और समस्या समाधान में वो अच्छे हों, यानी कि समस्या के अकॉर्डिंग वो कैसे ढलते हैं, कैसे अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास। देखिए, अवधारणा, किसी चीज़ की अवधारणा हम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि हमें क्या करना है। अगर हम कहीं जाने को सोचते हैं तो अपने दिमाग में ये चीज़ बना लेते हैं कि हमें जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ की ये जगह हम घूमेंगे। तो एक प्रकार के दिमागी ये संतुलन होती है, दिमाग की ये घटना होती है कि हम दिमाग के अंदर ही इसको अवधारणाएं को सोच लेते हैं। तो हमारी जो अवधारणाएं जो होती है यहाँ पर शारीरिक विकास में तो नहीं होगी, सामाजिक विकास भी नहीं होगी, संवेगात्मक विकास में भी नहीं होगी। संवेगात्मक का अर्थ होता है इमोशन, इमोशन के अंदर ये नहीं आएंगे। ये एक प्रकार की बौद्धिक क्षमता है। बौद्धिक दिमाग में हम सारी चीज़ों को सोच लेते हैं, तर्क कर लेते हैं, पहले से एक अवधारणा बना लेते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है, तो ये बौद्धिक विकास में ही आ जाएगी। ये का राइट आंसर यही हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश में भिन्न होते हैं। विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में। तो भाई विकास के क्रम में वो भिन्न नहीं होते हैं। विकास का जो क्रम होता है सभी का समान होता है। विकास का सामान्य क्षमता भी सभी का समान ही होता है लगभग। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में इसको बोल सकते हैं, लेकिन विकास की जो दर होती है वो सभी की अलग अलग होती है। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा ये यहाँ पर ये हो जाएगा। ये भी ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा ये ज़्यादा सूटेबल ये आंसर ये लग रहा है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ये सही है। विकास का जो क्रम होता है वो उसमें शारीरिक जो विकास होती है वो सबसे पहले स्थान पर आता है। ये सही है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ साथ अंतः संबंधित है। ये भी सही है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। भाई करती है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास
नियंत व्यक्तिगत मामला है, ये भी गलत है। सही है, क्योंकि विकास का क्रम शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विकास के क्रम शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है शारीरिक विकास के साथ साथ विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? एक लड़का है इरफान, उसने खिलौने को तोड़ करके उसके सारे पार्ट्स को अलग करके वो देख रहा है। तो उस समय आप अगर देखेंगे तो आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचित करेंगे। ठीक है, उससे समझाएंगे कि खिलौने को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा आपका। उस पर हमेशा नजर रखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए? यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों की सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए? औचित्य स्थापित करने में, ये गलत पॉइंट है। शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ये सही पॉइंट लग रहा है। शिक्षार्थियों को सामाजिक स्तर को पहचानने में, ये भी गलत पॉइंट है। हम उसकी सामाजिक स्तर को पहचान करके शिक्षा नहीं दे सकते हैं। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि भी हम नहीं जान सकते हैं एक टीचर के तौर पे। तो हमारा ये सेकंड जो पॉइंट है ये राइट हो जाएगा। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं से विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि बोल रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी जो होते हैं अपने आप में विशिष्ट होते हैं। इसका अर्थ क्या है? सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या का संभव नहीं है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव नहीं है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। देखिए, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? संभव है। एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, बिल्कुल असंभव नहीं है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी अलग अलग होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं, ये गलत पॉइंट है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। देखिए, पुरुष और स्त्री की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। भाई, आज के डेट में किस फील्ड में स्त्री जो है पुरुषों से कम है? ये एक प्रकार का लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आंसर यही हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को यह प्रदर्शित करता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। सही है? नहीं, सही नहीं है। सही हो सकता है? नहीं। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि हम एक प्रकार के औरत के प्रति धारणा मन में पहले से ही बना लिया है, इसी को हम कहते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना एक टीचर है, वो अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, यानी कि फील्ड ट्रिप पे ले जाती है, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश डैश किस ओर संकेत करता है? आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। तो यहाँ पर आकलन का सीखना ये नहीं हो सकता है, आकलन का सीखना ये भी नहीं हो सकता है, सीखने के लिए आकलन ये भी नहीं हो सकता है, सीखने का आकलन ये असेसमेंट हो सकता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर देखिएगा नेगेटिव पूछ रहा है। सामान्य से विशिष्ट की ओर ये सिद्धांत है, ये बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ती ये कोई सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत ये भी सिद्धांत है। अनुक्रमिकता ये भी सिद्धांत है। यहाँ पर ये नेगेटिव यही हो जाएगा आपका, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा बी। नेगेटिव पूछा है तो यहाँ पर ये कोई विकास का ये सिद्धांत नहीं होता है। निःशक्त बच्चों के लिए
समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन के विद्यालयों, नियमित विद्यालयों, विशेष विद्यालयों। तो यहाँ पर आपका मुक्त विद्यालय तो नहीं हो सकता है, ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन के विद्यालय ये भी नहीं हो सकता है ब्लाइंड के लिए। नियमित विद्यालय आपका देखिए, ब्लाइंड का मतलब होता है कि जो ब्लाइंड बच्चे जो होते हैं तो ये एक प्रकार का भेदभाव हो जाएगा, उन्हें अलग स्कूल में भेजा जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उन्हें नियमित स्कूल में ही भेजेंगे जिससे कि उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अच्छा कर पाते हैं। एक प्रकार का वो हीनता का भाव उनके मन में नहीं आता, इसलिए हम उनके नियमित विद्यालय का ही व्यवस्था उनके लिए करते हैं। विशेष विद्यालय नहीं, विशेष विद्यालय भी नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? यहाँ पर ये गलत हो गया, हल्का सा टाइप में मिस्टेक हो गया, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के लिए कई भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां या संकेत करती है किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है, तो ये गलत है। त्रुटियां को सही माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि बच्चा गलती करके ही सीखता है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो आपको ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता है, तो ये गलत पॉइंट है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया नहीं होता है, वो पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर सीखना उस वातावरण प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। यहाँ पर ये आपका राइट हो जाएगा। मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए या निर्णय लेना कि क्या शिक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। त्रुटियां हम नहीं निकाल सकते हैं, बच्चे की गलतियां हम नहीं निकाल सकते हैं। शिक्षार्थी की उपलब्धि को मापना, शिक्षार्थी की उपलब्धि भी हम नहीं माप सकते हैं। या निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अलग कक्षा में प्रोन्नत किया जाए, ये भी नहीं कर सकते हैं। हम बच्चों को अलग कक्षा में नहीं भेज सकते हैं, हम उनको सभी शिक्षार्थियों को एक साथ हम पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर प्रोन्नोत्तर का अर्थ है यहाँ पे ये होता है कि शिक्षार्थियों को दूसरे क्लास में भेज देना, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। ये गलत हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। यह नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो देखिए, पूर्व पाठों को दोहराने का एक प्रभावी तरीका है, ये गलत हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, ये भी गलत है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है, यह ठीक है, लेकिन नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने का समृद्ध बनाता है, ये इससे भी अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये डी ज़्यादा सूटेबल है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। देखिए, सृजनात्मक का अर्थ ये होता है कि बच्चे ऐसा क्वेश्चन हम बच्चे से करेंगे इसमें बच्चे का अपनी क्षमता, अपने विचार रख सके। हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें बच्चा अपना खुद का तर्क दे, खुद की समझ को बताए, इसको हम कहते हैं सृजनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ये आंसर आपका हो जाएगा कि मुक्त का मतलब होता है कि बहुत सारे इसके अर्थ निकल सकते हैं। ये क्वेश्चंस को बहुत सारे तरीके से दिया जा सकता है, अपने अपने विचार इस पे रखा जा सकता है। तो ये आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हो जाएंगे। एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, ये भी नहीं हो सकता है। विषय वस्तु आधारित प्रश्न, ये भी नहीं हो सकता है। आपको ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ये आपका राइट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है। शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, ये आपका राइट
सही है, पॉजिटिव है ये। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में ये भी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव होगा और नेगेटिव पूछ रहा तो आपका आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है? यहाँ पर भी नेगेटिव आपसे पूछ रहा है। सत्र परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरीय और खेल, मौखिक प्रश्न। तो देखिए रचनात्मक आकलन करना है बच्चों का, तो उसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नेगेटिव होगा। तो देखिए सत्र परीक्षा जो होती है ये आपकी रचनात्मक आकलन ये नहीं होती है, एक प्रकार का योगात्मक आकलन होती है कि बच्चे को हम सत्र परीक्षा के दौरान बच्चे पूरे वर्ष का एक आकलन करते हैं, प्रकार का योगात्मक आकलन ये हो जाएगा। हम उनकी योग्यता को देखते हैं तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट ये हो जाएगा। दत्त कार्य जो होता है वो कक्षा के दौरान ये सारी चीज़ होती है कि दैनिक जीवन जो होती है, दैनिक जीवन पे चर्चा करना क्लास में। प्रश्नोत्तरीय और खेल, प्रश्नों का जो खेल होता है वो बच्चों को खिलाना समय समय पे, यानी क्लास में जो भी पीरियड हो, एक पीरियड में बच्चे को प्रश्नोत्तरीय खेलों का खेल खिलाना, तो ये आपका रचनात्मक आकलन में ये भी आ जाएगा। मौखिक प्रश्न, यानी कि बच्चों को प्रोत्साहित करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करे टीचर से, तो ये भी ठीक है। ये तीनों कार्य जो है रचनात्मकता में आ जाएंगे। यहाँ पर ये आपका सत्र परीक्षा जो है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव पूछ रहा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य सघन अभ्यास नहीं कर सकते हैं रूप से सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, ये भी नहीं कर सकते हैं। समुचित उपचारात्मक कार्य हम कर सकते हैं। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा डैश डैश जाना जा सकता है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु तो शिक्षक की चुनौती के रूप में देख सकते हैं। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में देख सकते हैं। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में देख सकते हैं, तो बाधा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में भी देख सकते हैं, ये भी पॉजिटिव है। शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु तो शिक्षक की योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षक की योग्यता हम नहीं दे सकते हैं। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव, ये नेगेटिव होता है। बनाने के लिए कारक के रूप में, ये भी आपको गलत हो जाएगा। आपको विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में हम देख सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी क्लास और समाप्त होती है। आप सब कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सबके 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।